गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, एक टॉपिक रह गया था जो हुआ नहीं है अभी तक। सेल से संबंधित प्रश्न जो है बनते रहते हैं एग्जाम में, क्या पता एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? 1 घंटा, 5 घंटा, 1 सेकेंड या 24 घंटे? स्तनधारी यानी मैमल्स की कोशिकाओं की जो औसत कोशिका चक्र अवधि है वो 24 दिन की होती है। ठीक है, लगभग 1 दिन। तो स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे होती है। कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं। क्या ये बातें सत्य हैं? जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जीव अणु कहते हैं। अरे कच्ची मिट्टी का घड़ा है ये शरीर। ठीक है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं और जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं, सभी तत्व ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं और जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। लेकिन जीवों में भी कार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं, अकार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। मानव शरीर की बात हो रही है, बताइए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है मानव शरीर में या कार्बन? और कार्बन भी है तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। पहली बात तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन से भी ज़्यादा। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ऑक्सीजन के बाद क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। तो बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनका भार प्रतिशत में देखें तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, हाइड्रोजन 0.5% और सिलिकॉन 0%। प्रोटीन के संबंध में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं प्रोटीन से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होते हैं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, याद रखिएगा। और कुछ अमीनो अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं और इस तरह से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं। अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं। ठीक है, हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की जो आपूर्ति है अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। अनानिवार्य अनानिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति हम अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। ठीक है, एंजाइम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या? और एंजाइम का ताप में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? देखिए एंजाइम का ताप में परिवर्तन से प्रभाव तो पड़ता है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बिल्कुल सही, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो लगभग सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। एक एंजाइम में प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है और प्रोटीन की एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक रचना जो है मिलती है। देखिए एंजाइम जो है सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परास पर काम करते हैं, यानी प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक निश्चित या विशेष तापक्रम व पीएच पर होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम व पीएच कहते हैं।
अब देखिए, इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता जो है घट जाती है, अर्थात निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि ऊंचा तापमान या हाई टेम्परेचर एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। जितने भी स्टूडेंट साइंस साइड वाले होंगे उनको आसान लग रहा होगा ये टॉपिक, लेकिन जितने भी आर्ट साइड वाले होंगे तो 1 से 2 बार टेस्ट को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन कौन सा से उपखंडों से बना होता है? बताइए, अल्फा बीटा गामा, इनमें से क्या क्या सही होगा? हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो बना होता है अल्फा और बीटा। अल्फा के 2 उपखंड, बीटा के 2 उपखंड, गामा इसमें है नहीं, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा के और 2 उपखंड बीटा के, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन, ठीक है, आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये मनुष्य के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, का सही रहेगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है, संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए। संपूर्ण जैव मंडल की बात हो रही है, इसमें पाया जाता है रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। और प्राणियों में कोलेजन। तो संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो रुबिस्को है, तथा प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा? कोलेजन। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक होता है? अमीनो अम्ल है या न्यूक्लिक अम्ल है? इन दोनों में से ही एक उत्तर है। आनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक कौन है इनमें? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्ल जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, जो इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं। किसी भी जैव ऊतक के अविलय अंश में जो है बृहद अणु मिलता है, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, और यह पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यह पॉलीसेकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े की बात कर रहा है, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जोड़े में लगा लो 23 जोड़े हो गए, 23 दूनी 46। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली एक कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं, तो 23 जोड़े हो गए ये। 10th है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवक। तो देखिए, लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि युग्लिना में मिलते हैं लवक। लवक में विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। देखिए, पौधों के हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक वे कैरोटिनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का जो है कार्य करते हैं। और हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। हरित लवक जो होते हैं पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कथन कारण वाला ये प्रश्न बताने के इनमें से कौन सा सही है? कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह यानी पावर हाउस कहते हैं। और कारण कहता है, क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, इसलिए। तो बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों सही है, और कारण कथन दोनों व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही है इसका आंसर। ये लाइन तो पढ़ी होगी आपने बहुत जगह। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, और इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर उपस्थित होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन करते हैं इस पर उपस्थित होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नलिकाओं में कुंडों से बनी होती है,
और ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी व चिकनी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवीय जालिका। अंतःप्रदवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति पर आ जाइए, 13वां प्रश्न है, यानी सेल वॉल बोलते हैं इसको। इसके संबंध में दो कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह कवक एवं पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव संरचना है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल से संबंधित ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कोशिका की यांत्रिक हानियों के साथ साथ संक्रमण से भी रक्षा करती है। और पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों की बनी होती है। नंबर 14 पर आ जाइए, गलत युग्म की पहचान करनी है। सभी पादप प्राणी एवं कवकों में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जंतु व पौधों दोनों कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। दूसरे गलत हो गया। सेल वॉल या कोशिका भित्ति तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ना, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में थोड़ी पाई जाती है, गलत है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं, सही है। और यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त संरचना कोशिकांग पाई जाती है, ये भी सही है। दूसरा गलत है। तो विकल्प भी गलत है, क्योंकि जंतु एवं पादपों में यूकेरियोटिक कोशिका होती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पादपों की विशेषता है, जंतु कोशिका की नहीं। यह जंतुओं में जो है अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अलावा लवक व बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती हैं, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। वहीं जंतु कोशिका में तारका यानी सेंट्रियोल मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये अंतर था 14 की एक्सप्लेनेशन में, दोनों में। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या डीएनए, कोशिका, या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, ये सेल। तो जीवन की आधारभूत इकाई जो है कोशिका होती है, सेल होती है। सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण जीव कोशिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। ठीक है, कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। देखिए, इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन। ठीक है, कोशिका क्या है, तो कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नंबर 16 पर आ जाइए, जंतु एवं पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे होता है। जीवाणु के किण्वन से होता है क्या, अजैविक पदार्थों से होता है क्या, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, या पुरानी कोशिकाओं के पुनरुद्भवन से होता है। देखिए, पहले से ही स्थित जो कोशिका में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उसे होता है, सी है इसका आंसर। तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने कब 1855 में यह स्पष्ट किया था कि कोशिका यानी सेल विभाजित होती है, यानी सेल डिवीजन होता है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नंबर 17 पर आ जाइए, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होता है। देखिए, डीएनए तो क्रोमोसोम में ही होगा, पहला वाला सही है क्या। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ऐसा है क्या, ऐसा है, करेक्ट है, यूकेरियोटिक में है। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो क्लियर, पहला करेक्ट। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें गुणसूत्र होता है, और इस गुणसूत्र में होता है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। विषाणु, जीवाणु, नीली हरी शैवाल, कवक। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, नीली हरी शैवाल में, विषाणु में नहीं पाई जाती। तो जहाँ जहाँ एक का है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कवक फंगस में भी नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा बी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु में नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में, और माइकोप्लाज्मा में मिलते हैं।
नंबर 19 पर आ जाइए। झिल्ली रहित अंगक यानी राइबोसोम मिलते हैं कहाँ पर? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम तो दोनों में मिलते हैं, सी है इसका आंसर। तो यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक यानी राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। कोशिका के भीतर राइबोसोम कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों यानी हरित लवक व सूत्रकणिका और खुरदरी अंत्य प्रदपी जालिका मिलते हैं। इस पर तो चिपके ही रहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायग्राम भी बनाया होगा आपने छोटी क्लास में, ठीक है। इस तरह से होती हैं ये, कुछ याद आया तो। अब यहाँ ही राइबोसोम ऐसे लगे रहते हैं इनके ऊपर। चलिए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है 20वां, और बताने के में से कौन सा करेक्ट है। कोशिकाएं जो होती हैं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से एक समान होती हैं क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल होती है क्या? सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बिल्कुल होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं, ये भी सही है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से एक समान नहीं होती, ये पहला ब्लंडर है, ठीक है। भिन्न भिन्न होती हैं, तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, 2 कट जाएंगे, दूसरा तीसरा सही है केवल। तो पहला वाला असत्य है, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ड प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट की आप PDF प्राप्त कर सकते हो। इन सभी टेस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी जुड़े रहिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल से। देखिए अंतिम टाइम में लगता है ऐसा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ा है, जो भी 6 महीने 4 महीने से, सब भूल गए। लेकिन सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। माइंड को रिलैक्स कीजिए और ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, और CSET को पढ़ते रहिएगा। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की उसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो मैथ में थोड़े वीक हैं या मैथ जिनको पसंद नहीं है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और कम्युनिकेशन के सवालों को देख लेना। धन्यवाद।